I'm Ratan here and welcome to my Facebook page and YouTube channel. आज मेरे साथ हैं ऑस्ट्रेलिया से उज्जवल गोस्वामी और आज बेसिकली इनसे पूछेंगे कि ये इंडिया से ऑस्ट्रेलिया कैसे आए और हम बेसिकली कंपैरिजन करेंगे लाइफ इन द यूके एंड लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, क्या डिफरेंसेस हैं, टैक्सेशन का निज़ाम कैसे है, आप यूके कैसे आ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच उज्जवल फॉर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच आमिर फॉर हैविंग मी इन योर यूट्यूब चैनल। मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पे अभी रात के 9 बज रहे, सो थैंक यू फॉर एडजस्टिंग टू माय स्केड्यूल आल्सो फॉर दिस इंटरव्यू। सो थैंक यू सो मच। यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप भी ऑस्ट्रेलिया के किस सिटी में हैं? मैं सिडनी में हूँ, पहले मेलबर्न में होता था। सो आई स्पेंट अबाउट आई थिंक क्लोज टू 2 साल, 2-3 साल में मेलबर्न में था। एंड उसके बाद मेरी नौकरी जब लगी थी तो उनका कंडीशन ये था कि मैं सिडनी मूव हूँ, तो इसीलिए नौकरी की वजह से मेरे को सिडनी मूव होना पड़ा। सही। और आप इंडिया से मूव कैसे हुए? लोगों को बताएं कि क्या करना पड़ता है, क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, तो क्या उसका क्राइटेरिया है? तो इंडिया से जब तो मैंने एक ब्रेक लिया था। तो मैं एक कंपनी में काम कर रहा था जो एक पेमेंट गेटवे था इंडिया में। बैचलर्स के बाद मेरी नौकरी उधर ही लगी थी, तो 2.5 साल के आसपास मैंने वहाँ पे काम करा था। एंड 2.5 साल के बाद मैंने 1 साल का अपना स्टार्टअप करा था, कोशिश करी थी कुछ खुद का करने का, तो उसमें कुछ बना नहीं। तो उसके बाद फिर घर वालों ने सही। प्रेशर डाला कि या तो वापस लग जाओ, नौकरी में लग जाओ, या फिर हायर स्टडीज करने के लिए बाहर जाओ। तो इंडिया में भी कर सकते हो या फिर बाहर जाओ। तो फिर मैंने कहा मौका अच्छा है, इसी मौके को यूज करते हुए बाहर चलते हैं। तो मैंने क्राइटेरियाज देखे थे। यूएस एक ऑप्शन था, कनाडा एक ऑप्शन था और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन था मेनली। बाहर जाने के लिए मेरे को कोई एग्जाम नहीं देना था, मेरे को ये पता था। तो कोई जीआरई नहीं देना था। काफ़ी लोग जीआरई देते हैं बाहर जाने के लिए, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ का रिक्वायरमेंट होता है वो। तो मैंने देखा था कि कौन से कंट्री में जीआरई की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। कनाडा में एक था कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूरत नहीं है, बट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अगर जाना है तो वहाँ पे ज़रूरत होती है। एंड ऑस्ट्रेलिया में कोई भी यूनिवर्सिटी में ज़रूरत नहीं थी, तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही सिलेक्ट करते हैं एंड ऑस्ट्रेलिया ही जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो वो पाकिस्तान में या फिर कहीं और वो है कि नहीं, बट इंडिया में है। उसका नाम है आइल्स, राइट। तो आइल्स जहाँ आइल्स जो है, उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है एक और ऑर्गेनाइजेशन ने, उसका नाम है आईडीपी। तो आईडीपी जो है वो इंडिया में थी। सही। मैंने आईडीपी को कांटेक्ट करा कि मैंने उनको कहा कि लेट्स सेट अप एन अपॉइंटमेंट। मैंने उनसे कहा कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, व्हाट आर दी ऑप्शंस। तो उन्होंने मुझे पूरा गाइड करा। ठीक है, तो उन्होंने मुझे पूरा जी। गाइड करा एंड टू एंड। उन्होंने कहा कि अच्छा ये यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, आपको कहाँ जाने का मन है, मेलबर्न या ब्रिस्बेन या फिर सिडनी। ठीक है, तो उस बेसिस पे मेरा पूरा का पूरा एक एनालिसिस निकला। मेरे को कौन से कोर्स में जाना है, तो कोर्स मैंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि मेरे को डेटा साइंस में कुछ करना है। तो उस बेसिस पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज वैसे ही छट जाती हैं, क्योंकि डेटा साइंस काफ़ी लोग ऑफर नहीं करते हैं। तो वो देख के मैंने सही। फिर कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज छांटे थे। एंड उसमें से एक था मोनाश। मोनाश वाज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया, इट स्टिल इज। तो वहाँ पे मेरे को जाना था एंड वो मेलबर्न में था। तो इसीलिए मतलब मैंने काफ़ी जगह पे सही। अप्लाई करा। मतलब विथ लक मेरा मोनाश में हो गया एंड देन आई केम फ्रॉम इंडिया। आई गॉट अ फ्लाइट एंड केम टू मेलबर्न। तो इन सब चीज़ों के लिए आई हैड टू टेक एन एजुकेशन लोन ऑल्सो। तो क्योंकि मोनाश की फीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो द एजुकेशन लोन दैट आई हैड टू टेक वॉज मतलब आईएनआर में आप सोच लीजिए कुछ 40 lakhs के आसपास का होगा। ठीक है, तो 40 lakhs ओह। इंडियन रुपी उस समय का एजुकेशन लोन मैंने लिया था। बहुत लोग जो आते हैं वो लोग क्योंकि अब मेरे को पता है कि व्हेन आई मीट कॉलीग्स, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कैसे आए हो आप, ऑस्ट्रेलिया में कैसे आए हो। तो वो लोग यहाँ पे आते हैं बिना किसी एजुकेशन लोन लेके,
जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस होती है वो अपने फैमिली रिश्तेदारों से कुछ ऐसे करके वो इकट्ठा कर लेते हैं वो, एंड वो दिखा के ताकि वीजा लग जाए उनका, तो वो दिखा के यूनिवर्सिटी का लेटर वेटर आ जाए, एंड उसके साथ ये लोग आते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस वैसे निकालते हैं, एंड बाकी जो सेमेस्टर्स हैं वो वहीं पे काम करके फिर निकालते हैं। तो दे कैन पिक अप पार्ट टाइम जॉब्स, लाइक पेट्रोल पंप पे लग गए, कार वॉशिंग कर ली, रेस्टोरेंट्स में लग गए, ठीक है, तो ऐसे डोमिनोज में लग गए, मैकडोनल्ड्स में लग गए, या उबर ईट्स कर ली, उबर कर ली। तो ये सारी चीजें होते हैं, तो यहाँ से सही। आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट क्या होता है कि आप काम 20 आवर्स अ वीक ही कर सकते हैं, राइट? तो 20 आवर्स अ वीक में काम करके आपको अपना रेंट भी देना है, आपको यूटिलिटीज भी देने हैं, ठीक जी। है, तो आपको अपना गुजारा भी करना है, अगर घर पे कुछ भेजना है तो वो भी करना है। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट? इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल। आपको फोकस करना है पढ़ाई में भी। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो मैक्स मेजॉरिटी जो खर्चा होता है वो होता है रेंट का, ठीक है, तो लोग ट्राई करते हैं कि जो रेंट का जो खर्चा होता है उसको कम कर दें। तो उसमें कम करने में क्या करते हैं कि एक शेड हाउस ले लेते हैं, दो चार पांच दोस्त मिलके एक ही शेड हाउस ले लिया, एंड शेड हाउस लेके उसी में रह लिए। काफी लोग और ज्यादा आगे जाते हैं कि एक कमरे में शेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो एक कमरे में दो लोग रह रहे हैं, तीन लोग रह रहे हैं, तो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा आप कॉस्ट सेव करोगे। मतलब मैंने तो ऐसे भी देखे हुए कॉस्ट हैं, बचा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो ऐसे भी देखे हुए हैं कि उस समय मेरे को याद था कि मैं एक एक्चुअली, अब हमें बिल्कुल भी घर मिल नहीं रहे थे, एंड यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी हमारी, एंड मैं और मेरा एक और दोस्त था, हमें बिल्कुल घर नहीं मिल रहे थे, तो एक घर मिला था, और 2 दिन बाद हमारी यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली थी। तो घर का सीन ये था कि खाली एक ही कमरा खाली था, और उसमें एक ही बेड था, थोड़ा बड़ा बेड था, एक ही सही। कमरा था, एंड उसमें हमें रेंट देना पड़ रहा था 165 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ईच पर वीक, ठीक है, तो वो यस, ऑस्ट्रेलिया में पर वीक रेंट है, मुझे पता है जी। वो सबसे सस्ता था। बट एक रूम के हिसाब से वो रूम का जो किराया जा रहा था वो तो अबाउट $340 जा रहा होगा ना, 320, थ्री फोर्टी जा रहा होगा। तो एज पर दैट वो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। बट जो लैंडलॉर्ड थी उसने क्या कर दिया था कि एक ही रूम में बोल दिया था कि तुम दोनों रह सकते हो, ठीक है, बट तुम्हें दोनों को अच्छा। 165 देना पड़ेगा। एंड लैंडलॉर्ड भी रह रही थी घर पे, उसने अपने बाकी के कमरे भी रेंट पे चढ़ा रखे थे, और वो लैंडलॉर्ड भी रह रही थी वहां पे। तो वो, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमने एक्सेप्ट करना ही पड़ा हमें वो वाला ऑप्शन। एंड वो सिलसिला चला कुछ 1 साल तक। इन दैट पीरियड मैंने आई थिंक 2-3 महीने मैंने गुजारे के लिए मैंने पैसे लिए थे, डैड से मंगवाए थे पैसे, एंड उसके बाद देन आई स्टार्टेड मैनेजिंग, स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स। मैं एक दिन में कुछ कुछ 50 रिज्यूमेज में, मतलब 50 नौकरियों में मैं अप्लाई करता था। एट ए टाइम मैं 50 रेज्यूमेज सही। आई सेंड आउट, एंड ऐसे करते करते आई रिमेम्बर कि एक एक तो मेरे को फर्स्ट नौकरी लगी थी, एक इंडियन रेस्टोरेंट में लगी थी, एज अ डिश वॉशर लगी थी मेरी नौकरी। और उस समय मेरी बहुत हालत खराब हो जाती थी जिस दिन पनीर बनता था उनके यहाँ पे, क्योंकि सही। दूध पनीर बनाने के लिए दूध को जलाना पड़ता है। तो वो दूध जब ऐसा ही जलता है, था, आई अंडरस्टैंड। कढ़ाई के नीचे दूध जल जाता था और वो लग जाता, वो खुरेच खुरेच के निकालना पड़ता था उसको। यस। तो यस। पूरा बैक बैक मेरी बैक की ऐसी ऐसी तैसी हो गई थी पूरी बैक की। तो आई हैड लोअर बैक इश्यूज एनीवेज। बट देन आई वुड रेकमेंड, सही। सही। मैं रेकमेंड करूंगा कि लोग जब आते हैं, ठीक है, ऑल्दो वो पार्ट टाइम तो कर ही रहे हैं, ठीक है, कि गुजारा उजारा करने के लिए वो पार्ट टाइम देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं साइड में। कभी कभी क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कि वो क्या करने आए हैं, ठीक है, तो क्या करने आए हैं, सपोज यस। मैं अगर डेटा साइंस का कोर्स करने आया हूँ, तो मतलब मैं कुछ आईटी में करना चाहता हूँ, राइट? तो मैं सिर्फ उबर करके या उबर ईट्स करके अगर मैं कर रहा हूँ, 2 साल मैंने कर लिए, तो मैंने 2 साल काइंड ऑफ वेस्ट कर दिए, ठीक है। ऑल्दो इट माइट हैव बिन द इजियर राउट,
तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, ठीक है आप करो, ठीक है, एक एक 2 महीने करो, 3 महीने करो, बट मतलब फोकस ये करो कि आप ट्राई कर रहे हो कॉन्स्टेंटली टू अप्लाई इन सम कंपनी और द अदर आपके रिलेटेड फील्ड में, राइट? ताकि आप अगर पार्ट टाइम भी कर रहे हो तो उस रिलेटेड फील्ड में आप पार्ट टाइम कर रहे हो और उसका एक्सपीरियंस आप ले रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में लोकल एक्सपीरियंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी कंपनी में आप जाते हो तो अगर आप लोकल रेफरेंस दे पाते हो और लोकल एक्सपीरियंस दिखा पाते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं तो यस, आई विल एग्री टू। हाँ मैं आपकी टोटल सब बातों से एग्री करता हूँ। यूके में भी ऐसा होता है, लोग आते हैं, देखते हैं ओवर ईट्स और डिफरेंट तरह की छोटे मोटे काम शुरू करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि बस हम यही करते रहें, और जो हाँ उनका मेन फोकस था, जो डिग्री वो करने आए थे, उसको छोड़ देते हैं और वो हम्म, अपने प्रोफेशन में जाना नहीं चाहते। फिर क्या होता है, आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा स्टेटस क्या है, यूके में ही होता है कि आप स्टडी करने आए हैं तो अभी पोस्ट स्टडी वीज़ा वो देते हैं 2 साल के लिए। तो लोग कहते हैं कि बस 2 साल हम ढेर सारा पैसा कमाएं, हम हाँ सिक्योरिटी की जॉब्स करें, हम ओवर ईट्स करें। वो फोकस नहीं करते। उसके बाद 2 साल बाद उन्हें पता चलता है कि हमें तो कोई स्किल जॉब मिली नहीं और उनको फिर वापस अपने देश या मुल्क में जाना पड़ता है। और आई थिंक करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होगा ऑब्वियसली। अगर आपको जॉब नहीं मिली, आई डोंट नो कि ऑस्ट्रेलिया में क्या कल्चर है। अगर एक स्टूडेंट आता है तो वो क्या किस तरह रह सकता है ऑस्ट्रेलिया में, उसको किस तरह स्टेटस है यहाँ पे, तो वो तो किस किस वीजा पे रह सकता है? तो स्टूडेंट जब आता है यहाँ पे तब तो उस समय तो वो स्टूडेंट वीजा पे होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, किस तरह का डिग्री है उसको वीजा का ड्यूरेशन वैसा होता है। तो अगर मास्टर्स करने आया है वो, तो मास्टर्स करने आएगा तो 2 साल का मास्टर्स होता है बाय डिफॉल्ट। तो 2 साल का वीजा तो उसको मिलेगा ही। अगर कुछ डिग्री में कुछ घपला हो गया, टाइप्स लाइक बैक वैक लग गई, तो वो वीजा का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ सकता है। बट स्टूडेंट वीजा खत्म होने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है कि एक वर्क वीजा देती है, जैसे यूके वाला सीन है, तो यहाँ पे भी देती है। तो मेरे को मिला था कुछ 2 साल का वर्क वीजा मिला था, एंड उस वर्क वीजा में आपको काम करना होता है, एंड यू कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स उस वर्क वीजा में। स्टूडेंट वीजा में यू कैन ओनली वर्क अप टू 20 आवर्स अ वीक। बट जैसे ही आपका वर्क वीजा शुरू हो जाए, सही। या फिर कोई भी ऐसा ड्यूरेशन चल रहा हो, जैसे छुट्टियां चल रही हो या कुछ ऐसा चल रहा हो जिसमें आपका यूनिवर्सिटी नहीं चल रहा है, उस टाइम पे भी आप अनलिमिटेड आवर्स आप काम कर सकते हैं। तो ये वाला जो टाइम है, इसको मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करा था। तो मैंने क्या करा था कि मैंने मैंने सोचा था कि देखो, 2.5 साल का एक्सपीरियंस मेरा पहले से है। इमीडिएटली आके ऑस्ट्रेलिया में 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैंने बहुत हाथ पैर मारे थे। ठीक है, तो जॉब मिल ही नहीं रहा था, आईटी के फील्ड में ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि सबको चाहिए था लोकल सही। एक्सपीरियंस। और रेज्यूमे में जब मैं एक्सपीरियंस दिखा रहा था, एक तो द रेज्यूमे वाज नॉट ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो एक ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से रेज्यूमे बनाना पड़ा। एंड सेकेंडली जो जॉब्स अप्लाई सही। कर रहे थे तो वो उसमें रिजेक्शन आए जा रहे थे। तो मैंने क्या करा कि आई स्टॉप अप्लाइंग फॉर ऑल द ग्रेट जॉब्स। ठीक है, तो मैं इस तरह से मैं बोलूंगा कि मतलब बहुत ही अच्छे वाले जो जॉब्स हैं उनमें मैंने अप्लाई करना बंद कर दिया, क्योंकि आप सिंपल मैथ्स देख लो। ठीक है, अगर कोई एक अपॉर्चुनिटी एक कंपनी ने निकाला है फॉर ग्रेजुएट्स, राइट, फॉर इंटर्न्स या इंटर्नशिप्स के लिए निकाला है, और आप ही के साथ आपको पता है कि 2.5 लाख लोग आए हैं, 2.5 लाख बच्चे आए हैं या 2 लाख बच्चे आए हैं ऑस्ट्रेलिया में आप ही के साथ, आप ही के ईयर में। ठीक है, नॉट जस्ट इन योर यूनिवर्सिटी बट इन ऑल यूनिवर्सिटीज। और अगर उस इंटर्नशिप में अगर 2 पोजीशन खाली है, तो वो 2.5 के 2.5 लाख जो है वो उसी पोजीशन के पीछे वो भाग रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको अपना देखना पड़ता है कि आपका नीश एक ढूंढना पड़ता है कि विच इज दैट एरिया जहां पे आपको घुसना इजी हो जाएगा, बट उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस को मैनिपुलेट करके, एंड आई वोंट से मैनिपुलेट बट एक्सपीरियंस को बढ़ा के, एंड उसको इन अ वे पॉजिटिव एक्सपीरियंस बना के, यू कैन यूज दैट एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर नेक्स्ट स्टेप इन योर करियर। तो मैंने एक ऐसी कंपनी मैंने सही। ढूंढी जहां पे द ओरिजिनल जॉब डिस्क्रिप्शन, इट वाज अ पार्ट टाइम जॉब, एंड द ओरिजिनल जॉब डिस्क्रिप्शन वाज जस्ट जस्ट डेटा एंट्री गाय। ठीक है, तो डेटा एंट्री का जॉब था उसमें, एंड उसके लिए मैं ओवर क्वालिफाइड था। तो वहां पे मैं गया, और वहां के मतलब वो इत्तेफाक बोलिए या क्या बोलिए, तो वहां पे जाके जो इंटरव्यू में मेरे से जो असाइनमेंट या जो एक दिखाया गया कि
there is a process that they were following for cleaning up raw data. तो मैंने 2 दिन पहले मैंने अपने डेटा साइंस के असाइनमेंट में वही चीज कर रखी थी पाइथन में। तो अपने कोडिंग में मैंने सही 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 सही। ऑटोमेट करके मैंने कर रखा था। तो उस एक वो चीज को वो करने में वो लगा रहे थे, 1 हफ्ता लगा रहे थे। मैंने कहा कि आप मेरे को 1 दिन का टाइम दे दो, मैं कोड लिख देता हूँ, एक ऐसा कोड लिखूंगा कि झट से वो कर देगा। तो मैंने वो कुछ 2-3 घंटे लिए, मैंने पूरे उनके डेटा को समझा और ऐसा कोड लिख दिया कि वो 1 हफ्ते का काम 2 सेकंड में वो रन होके वो आउटपुट दे देता था। हम्म। तो आप सही ऐसे सही सही। वो वाला एक स्टेपिंग स्टोन लेके उस कंपनी का नक्शा बदल दिया मैंने। मतलब जितना भी मेरे को आता था सारे प्रोसेसेस बदल दिए, मेरे को मल्टीपल प्रमोशंस मिले उसमें, तो रोल भी चेंज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज हो गई। तो आप कहाँ पे अपना करियर जो है कैसे आप उसको मोल्ड करके मॉडिफाई कर सकते हो, वो आप ही के हाथ में होता है। इट इज नॉट जस्ट, यू कांट कॉन्स्टेंटली ब्लेम कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है मार्केट में। अपॉर्चुनिटीज हैं, आपको असल दिख में नहीं ना रही। हम असल में ना हम शायद सब कॉन्टिनेंट में ना हमारा एक कल्चर है कि हम बहुत ज़्यादा ना लक को फ्यू उसको ब्लेम कर देते हैं कि किस्मत में ऐसा नहीं था। हमें अपने अंदर क्रिएटिविटी भी बहुत ज़रूरत होती है। और मैंने जैसे आपने बताया कि आप एक हफ्ते में 50 सीवीज ड्रॉप करते थे। अब कई लोग आते हैं कहते हैं हमने 10 कंपनी में अप्लाई किया, हमें जॉब नहीं मिली। अब बंदा पूछे कि यार मतलब 10 कंपनियां कितनी की होती हैं? आपको कम से कम 100 200 250 300 सीवीज जब तक आप नहीं फेंकेंगे, जब तक आप इंटरव्यू प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी इन कंट्रीज के अंदर। आप पहली बात तो ये कि लोकल नहीं है, आप दूसरे मुल्क से आए हैं, तो आपको जाहिर है एडजस्ट होने में, यहाँ पे वर्क ढूंढने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसी है, और मुझे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको एक क्या और चीज़ें अच्छी लगी मेलबर्न और जी। हाँ, एक और टिप मेरे को देना था इससे पहले कि हमारा टॉपिक चेंज होए। कि जो पहली नौकरी लगी थी वो मेरी वो कोडिंग वाली नहीं लगी थी, वो एक वेब डिजाइनर की लगी थी, वेबसाइट डेवलपर की लगी थी मेरी। और वो मतलब ऐसे लगी थी, मैं बता रहा हूँ कि मैं मतलब दिन के मैं 50 ईमेल्स मैं मारता था। हमारे जॉब्स के साइट्स होते हैं यहाँ पे, ईबे जैसे साइट्स होते हैं, जी। गमट्री होती है, लिंक्डइन होती है। तो मैं एक दिन में 50-50 ईमेल्स मारता था, जितने भी लोकल जॉब्स होते थे। और एक जॉब मेरे को दिखा था, वो वेबसाइट डेवलपर का एक जॉब था। और मैंने उसका लोकेशन देखा था, वो मेरे घर से ना 5 मिनट दूर था, मतलब 5 मिनट नहीं, आई थिंक 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस था। तो मैंने उसमें ईमेल में, वो कोल्ड ईमेल्स होते हैं ना, आप मारते हो सोच के कि अरे दिख जाएगा जी। कम से कम खाली, तो आपको यू नीड टू स्टैंड आउट, राइट। तो मैंने उस ईमेल में लिखा था यस। कि आई एम द परफेक्ट फिट फॉर दिस जॉब बिकॉज आई स्टे 15 minutes walking distance from your office. So that is why I am a perfect fit सही। for this job. And believe me, उस ईमेल के ड्रॉप करने के आधे घंटे बाद मेरे को पहला कॉल आया था ऑस्ट्रेलिया में जॉब का, उसी जगह से। सही, ऑब्वियसली। यस, हाँ, गॉट दैट। यस। तो यू हैव टू स्टैंड आउट ऑल्सो। आपको ये देखना है कि आप भेड़ चाल की तरह, सबकी तरह आप सेम चीज करे जा रहे हो। हर किसी को इस दुनिया में, खुद को मैं बोलता हूँ कि टू स्टैंड आउट यू हैव टू in a way sell yourself, and in a way present yourself, in a way sell your skills, sell yourself, be confident in yourself। तो आपको वो एक ढूंढना पड़ता है, एक जुगाड़ ढूंढने पड़ते हैं, एक एक कि कैसे आप मुझे वो जो दूसरों से। इंडिया की मूवी थी ना, थ्री इडियट्स का वो याद आ रहा है कि लाइफ इज अ कंपटीशन। और जो राइट, मतलब मूवी का सीन भी था, तो मतलब आपको compete करना पड़ता है, आपको स्टैंड आउट करना पड़ता है, अपने आप को मार्केट करना पड़ता है। सारे एब्सोल्युटली। बंदों को मोर लेस एक तरह के स्किल्स आते हैं, लेकिन आपने स्टैंड आउट किस तरीके से करना है, अपने आप को मार्केट कैसे करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें जब आते हैं उसके ऊपर, लाइफ कैसी थी? जैसे अभी आप मूव हुए मेलबर्न और सिडनी, आपने बताया दोनों कैसा रहा कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंस। और घरों के यहाँ पे, पहली बात तो मैंने सुना ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है आजकल, घर नहीं मिल रहे, बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं और हाउसिंग का क्राइसिस है, उसके बारे में बताइएगा। तो मेरा मेरा थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग व्यू है। तो मेलबर्न में एक्चुअली मैं आई एम नॉट द ग्रेटेस्ट पर्सन टू कमेंट ऑन मेलबर्न, बिकॉज जब जितना भी मेरा मेलबर्न का टाइम था उसमें मेजोरिटी जो चंक था वो एज अ स्टूडेंट कटा है। ठीक है, तो मेरा जो मेलबर्न में मैं जब भी सही। रहा था, तो एक घर होता था, काफी बड़ा बंगलो होता था। और उसमें बंगलो में जो है 4 कमरे होते थे। लैंडलॉर्ड ने चारों के चारों कमरों को अलग अलग टेनेंट्स को दे रखा होता था। तो हम मतलब 4 लोग, एक सही। वॉशरूम, एक किचन, एक बाथरूम शेयर कर रहे होते थे।
और उसमें रेंट देना पड़ता था कुछ $170 एंड उस हिसाब से उस समय के हिसाब से हम सोचते थे कि इट्स टू मच, ठीक है, या फिर ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये बात मैं क्लियर करता चलो अपने व्यूवर्स को कि ये डॉग जो रेंट की बात हो रही है वीकली रेंट की बात हो रही है, क्योंकि यूके में जो रेंट है वो मंथली होता है। तो ये ओके। 170 वी पर वीक है, इसको ये ना समझिएगा कि 170 मंथली है तो आप सोचे कि बहुत कम रेंट है। ये हाँ, 170 पर वीक है। एब्सोल्युटली, जो भी जी। मैं अमाउंट्स बोलूंगा तो वो पर वीक होगा। जहाँ पे सैलरी भी जब मिलती है तो वो फोर्टनाइटली, वीकली या फिर मंथली आपके ऊपर होता है या कंपनी के ऊपर होता है। तो जिस हिसाब से कंपनी चाहती है तो वो दे देती है। हमारी करंट कंपनी में फोर्टनाइटली सैलरी मिलती है। तो एनीवेज, कमिंग बैक, मेलबर्न का जो लाइफ था वो स्टूडेंट लाइफ था। तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे कॉस्ट कटिंग्स करते हैं, हम बैचलर होते हैं, काफी कॉस्ट कटिंग्स हम्म। करते हैं, ये कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है हमें। बट जब सिडनी में आया, यस। तो सिडनी में आके मतलब मेरी प्रॉपर वाली जॉब लगी थी। तो वो वाली लाइफ जो है वो काफी अलग थी, क्योंकि जैसे सिडनी में आया मेरी जॉब लगी, आई वॉज कमिंग टू एज ऑफ गेटिंग मैरिड ऑल्सो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थोड़ी सी बढ़ गई। तो वो लाइफ जो है, लाइफ को जीने का तरीका भी थोड़ा चेंज हो गया। आई आई वॉज अनेबल टू स्टे इन अ हाउस विथ 5 डिफरेंट पीपल एनी मोर, ठीक है। मेरे को देखना पड़ता है या तो स्टूडियो में रहो या 1 बेडरूम में रहो या 2 बेडरूम में रहो। तो उस हिसाब से मेरे को सिटी से दूरियां ज्यादा दूर रहना पड़ रहा था मेरे को, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी आ जाता था, ठीक है। तो यस। मेलबर्न मेलबर्न में भी मैं बोलूंगा फ्रॉम वेदर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज, इफ यू कंपेयर इट समथिंग, अगर इंडिया के टर्म्स में आप बोलोगे तो फिर वो दिल्ली के बराबर है। तो अगर जैसे ठंड पड़ती है तो बहुत ठंड पड़ती है, और अगर गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्मी पड़ती है। एंड द वेदर इज ड्राइश, ठीक है। तो ड्राई ड्राई सही। ड्राई का वेदर होता है और हवा बहुत चलती है वहां पे। तो जब ठंडी पड़ती है तो हवा बहुत चलती है, और बोलते हैं कि एक दिन में आपको 5 वेदर दिख जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो गर्मी भी दिख जाएगी आपको सेम डे पे, गर्मी भी दिख जाएगी, सर्दी भी दिख जाएगी, बारिश भी हो जाएगा, ठीक है, और एकदम सनी भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, एक ही दिन में। बट सिडनी में वैसा नहीं है। सिडनी में एक्सट्रीम वेदर्स वैसा नहीं है, मतलब ह्यूमिड बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है सिडनी में। तो सही। मैं बोलता हूँ कि इंडिया के मुंबई जैसा या कोलकाता जैसा वेदर होता है यहाँ पे, कोस्टल एरियाज है ना, तो ये थोड़ा कोस्टल एरिया में आ जाता है। ऑब्वियसली। हाँ, तो यहाँ पे वैसा सा वेदर होता है। हम्म। और मुझे ये बताइए कि जैसे कॉस्ट है, जैसे अगर मैं यूके की, अब हम कंपैरिजन करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग का कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह है, और स्पेशली जैसे लंदन बहुत बड़ा सिटी है, सिडनी बहुत बड़ा सिटी है। सो आप मुझे बताएं कि कौन कौन से टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं, बिल्स कितने आते हैं, बिजली गैस वगैरह पानी वगैरह के जो भी हैं, और क्या काउंसिल टैक्स नाम की कोई चीज़ है सिडनी के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि मैं भी बताऊंगा अपने व्यूअर्स को कि यहाँ पे टैक्सेशन किस तरीके से होती है, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। um, तो दो यहाँ पे, अगर कोई इमिग्रेंट आ रहा है तो आई थिंक यू माइट स्टिक टू द डेटा फॉर पीपल हु आर रेंटिंग, राइट। तो घर खरीदने वाला सीन सही है। नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं। वो तो अगर मुश्किल है, वो तो। हाँ। हाँ, कोई आ रहा है, कोई रेंट कर रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर रेंट कर रहा है तो यहाँ पे लॉ ये है कि कोई भी मतलब एटलीस्ट न्यू साउथ वेल्स का ये लॉ है कि लैंडलॉर्ड पानी का बिल भरेगा, ठीक है। पानी अच्छा। का बिल, हाँ, पानी का बिल लैंडलॉर्ड भरेगा। स्ट्राटा बोल के एक चीज होता है। तो अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, वो एक तरह से मेंटेनेंस फी टाइप्स का होता है, जो काउंसिल लैंड ओनर से या लैंडलॉर्ड से चार्ज करती है। तो स्ट्राटा भी लैंडलॉर्ड ही देता है, ठीक है। तो वो भी लैंडलॉर्ड देता सही। है, हम भी देते हैं, ठीक है। हम खाली रेंट देते हैं। रेंट में इलेक्ट्रिसिटी और गैस इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। तो आप रेंट दे रहे हो, सही। और रेंट के अलावा आपको अपने यूटिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी देना पड़ता है। उसके कुछ कुछ रेंटल्स ऐसे होते हैं, आपको मिल जाएंगे कुछ कुछ, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस भी इंक्लूडेड होता है रेंट में। तो अगर मैंने रेंट बढ़ा दिया, सही। ठीक है, कहीं गया मैं, रेंट काफी बड़ा है, काफी ज्यादा है उस जगह का, तो उसमें हो सकता है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और गैस भी इंक्लूड कर रखा है। बट ऐसे जनरली अगर आप एक फ्रॉम स्क्रैच, अगर आप एक ढांचा देख रहे हो जिसमें कोई फर्नीचर इंक्लूडेड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको पूरा का पूरा एक यूनिट मिल रहा है, जैसे 2 बेडरूम 2 बाथरूम का एक यूनिट मिल रहा है रहने के लिए, विद अ टेनेंसी टर्म ऑफ से 6 मंथ्स और 1 ईयर,
तो उस केस में आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपका गैस जो है वो देना पड़ेगा। कुछ कुछ यूनिट्स में ऐसा होता है जहाँ पे गैस की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो स्टोव होता है वो भी इलेक्ट्रिक होता है, तो वहां पे सिर्फ वो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक होता है। वो पूरा सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी का ही बिल देना पड़ता है। तो अंदाजन कितने डॉलर्स आपको पे करना पड़ता है, मतलब अगर आप इसको देखें कि रेंट और क्या क्या चार्जेस होंगे सिडनी के अंदर, मंथली बताइए क्योंकि जनरली लोग मंथ के हिसाब से देख रहे होते हैं। और हाँ, मंथ के हिसाब से एक मिनट फिर। तो मैं आपको बताता हूँ दो, उसमें आपको बताता हूँ मेरे, क्योंकि मैं सिटी में भी रहा था, एंड मैं अभी सिटी से, मेन सिटी से थोड़ा दूर हूँ। तो सिडनी में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक चीज होती है, ऑस्ट्रेलिया में हर सिटी में एक एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होती है। तो मेलबर्न में एक सीबीडी है, सिडनी में एक नहीं दो सीबीडी है। तो एक सीबीडी है जो मेन सही। सिटी में है जहाँ पे एयरपोर्ट है, वहां पे एक सीबीडी है, और एक सीबीडी है पैरामीटर जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो मैं उस एरिया में रहता हूँ, तो वो दूसरा जो सीबीडी है वो पहले सीबीडी से कुछ एक घंटे के फासले में है, एंड ट्रेन से एक घंटा लगता है उसमें। जो जब मैं मेन सीबीडी में, जब मैं सिडनी में आया था, मैं मेन उसमें रह रहा था, सीबीडी में रह रहा था, तो आई वॉज पेइंग रेंट फॉर 1 बेडरूम अपार्टमेंट। आप स्टूडियो मान लीजिए उसको, स्टूडियो से थोड़ा सा बड़ा था वो। समझ तो गया। उसका रेंट मैं पे कर रहा था कुछ 320 पर वीक उस समय। मतलब ये है तीन सही है। साल पहले की बात। सही। ठीक है, 3 साल पहले की बात। अभी तो आसमान छू चुका है रेंट। ठीक है, एंड सिडनी इज ऑस्ट्रेलिया में द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू बी इन। ठीक है, सिडनी इज यस। द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। तो 320 इंटू फोर, एक मिनट, 320 आप ये तकरीबन बंदेगा 1300 तकरीबन। फोर कर लीजिए, $1300 आपका लग रहा है सिर्फ रेंट का, एक बेडरूम। ठीक है, तो एक बेडरूम का कॉस्ट है मिनिमम इतना सिटी में लगता है। अब मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, उस घर में कोई बैल्कनी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बट वो सिटी के इतने पास थी कि मतलब 15 मिनट में मैं अपने ऑफिस में चल के पहुंच जाता था। तो ये कोविड से पहले सही। बहुत यूजफुल था, बट कोविड के दौरान जब सारा रिमोट हो गया था, तो मेरे को ये भी वर्थलेस लग रहा था। हम्म। ठीक है, कि मतलब मैं सिटी के इतने पास होके भी मैंने क्या उखाड़ लिया। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि थोड़ा सही दूर, है। सिटी से थोड़ा दूर चलते हैं, और दूर जाके क्या होगा कि अपार्टमेंट का साइज बढ़ेगा और आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो गिर जाएगा। तो अभी मैं जैसे रहता हूँ, हाँ। और अभी मैं रहता हूँ 2 बेडरूम 2 बाथरूम में, क्योंकि मेरी शादी अब हो गई है, तो आई लिव विद माई वाइफ, एंड आई वांटेड अ गेस्ट बेडरूम, क्योंकि अगर कोई दोस्त आए या पेरेंट्स आए तो वो रह पाए, आराम से रह पाए। तो इसीलिए 2 बेडरूम 2 बाथरूम मैंने लिया है। एंड यहाँ पे आई पे $500 पर वीक, तो दैट इज $2000 अ मंथ, जस्ट फॉर रेंट। एंड आप सही है। इलेक्ट्रिसिटी का आप मान लीजिए कुछ पड़ता है, आपको एक मिनट पूछिए, मैं बता दूं। इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअली फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि सही है। सीजन के हिसाब से एसी चल रहा है नहीं चल रहा, या हीटिंग है, मतलब उस हिसाब से। हीट मतलब विंटर्स में हीटिंग होता था, तो फिर बट आप मान के चलिए कि अभी जैसे मेरा यूसेज है, एक्टिविटी मैंने दिया था 150, अबाउट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने दिया था अबाउट $500 दिया था मैंने। नवंबर की बात है ये। तो नवंबर में मतलब जब सही। पीक सही। विंटर यहाँ पे, तो मैंने $500 दिया था फॉर 3 मंथ्स। ये क्वार्टरली बिल आता है। ठीक है, तो 3 मंथ्स का बिल, यानी कि आप थ्री मंथली समझ लें कि अप्रोक्सीमेटली 150 170 के रेंज में, अगर मंथली की बात की जाए, राइट। एंड ये महंगा है, ये महंगा है, बहुत लोगों का इससे कम आता है। ठीक है, एंड सही है। मतलब डिपेंड करता है आप कितने लोगों के साथ हैं, क्योंकि आप अगर हीटर चल रहा है तो वो तो पूरे घर को, ऑब्वियसली यूजेज कितनी है। हाँ, वो हीटर अगर चल रहा है पूरे ऐसे। घर को गर्म कर रहा है। अगर आप ज्यादा लोग रह रहे हैं तो वो कॉस्ट डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हीटर तो उतना ही चल रहा है ना। अब एक बंदे के लिए गर्मी हाँ, दे ऐसे रहा ही है, बिल्कुल या ऐसे। 4 बंदों के लिए गर्मी दे रहा है कि नहीं। ऐसे तो ही है। फिर ऐसे ही उस हिसाब से, एंड सिमिलर विद गैस ऑल्सो, गैस का थोड़ा कम होता है यहाँ पे। गैस का मैंने जैसे दिया था $230 दिया था मैंने, ये अक्टूबर की बात है, वो भी क्वार्टरली आता है। तो $230 दिया था मैंने गैस का। तो गैस का कम आता है, बट जो
गर्म पानी आता है और ये सब आता है, वो भी गैस से ही गैस के बिल में इंक्लूडेड होता है, उसमें गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी के बिल में इंक्लूडेड सही। होता और इनकम रेंज क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनरली स्पीकिंग? जैसे आप समझ लें कि अगर मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, $2000 के करीब, और उसके बाद फिर अप्रॉक्सीमेटली यूटिलिटी वगैरह मिला के तकरीबन 2500, जो सैलरी है वो किस रेंज में आती है अप्रॉक्सीमेटली? जनरल में बात कर रहा हूँ मैं, आपकी सैलरी नहीं पूछते, कहते हैं मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन जनरली जो है ना वो क्या रेंज चलता है यहाँ पर? तो मैं बोलूंगा कि मतलब ये अब इसके अलावा ये तो यूटिलिटीज हो गए ना, तो इसके अलावा खर्च, और मैं अपने वाइफ के साथ रहता हूँ, ठीक है, तो मैं अभी खर्चे उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो रेंट हो गया ये, हम्म। और रेंट के बाद आपके यूटिलिटीज हो गए, यूटिलिटीज के बाद आपके पर्सनल खर्चे हो सही गए। है। तो पर्सनल खर्चे आप मान लो कि अगर आप दो बंदे रह रहे हो और डिसेंट तरीके से रह रहे हो, ठीक है, डिसेंट तरीके से रह रहे हो कि सही मतलब है। बहुत ज्यादा आप सेव नहीं कर रहे हो, बट आप बहुत ज्यादा फालतू के खर्चे भी नहीं कर रहे हो, आप घर पे खाना बना रहे हो, हम्म। खाना नेक्स्ट हम्म। हम्म। एक्सपेंस हो जाता है ना। तो अगर आप घर पे बहुत खाना बना रहे हो तो आप बहुत ऑब्वियसली। पैसे आप बचा रहे हो। तो अगर वैसे कर लो तो आपके फोर्टनाइटली यू कैन डू वेरी वेल विथ अबाउट $500, ठीक है। तो फाइव सही है। हंड्रेड डॉलर मैं बोल रहा हूँ कि ये अच्छे से आप रह सकते हो, खुशी से रह सकते हो, जहाँ पे आप $500 से भी कम आप बोल सकते हो, उसमें भी हम बचा लेते हैं। तो आप मान सकते हो सही है। थ्री हंड्रेड डॉलर्स में आप रह सकते हो, ठीक है। तो $300 सही है। एज वर्किंग कपल या एज अ कपल की बात कर रहा हूँ मैं, व्हेन यू आर नॉट डूइंग पार्ट टाइम जॉब, ठीक है, व्हेन यू आर डूइंग अ फुल टाइम जॉब। सही है। तो एज अ कपल सही है। नाइटली $300 का एक्सपेंस कहीं नहीं गया। आप अर्निंग पोटेंशियल की बात करेंगे तो फिर मैं बोलूंगा कि इट डिपेंड्स अपॉन प्रोफेशन टू प्रोफेशन हेविली, ठीक है। तो सही है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ एक एक्स अमाउंट कमा रहा है, ठीक है, वहीं पे बिजनेस एनालिस्ट सेम अमाउंट नहीं कमा रहा है, वहां पे डेटा सही एनालिस्ट है। सेम अमाउंट नहीं कमा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पे सही है। डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जो स्कोप भी है, अच्छा। हो सही सकता है है। कि एंट्री में भी आप घुस गए हो, ठीक है। तो अब जैसे मैं अगर कंपेयर करूंगा तो मेरी सैलरी जो है, आई कैन नॉट कम्पीट विद जो लोग प्रोडक्ट में है, आईटी फील्ड में ही बहुत सारे प्रोफेशंस हम्म। होते हैं, right? तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, सही मेरी है। कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट भी है, प्रोडक्ट में भी है, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट भी है, हम्म। डेटा एनालिस्ट भी है, ठीक है। और सबके रेंजेस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, स्क्रम मास्टर्स भी हैं, बट गुजारा तो सभी को करना है। तो आई वुड से एनीवेयर बिटवीन $85,000 वहां से जनरली शुरू हो जाता है, अप टू $200,000, ये फ्लक्चुएट है। वो तो रेंज आ गई, समझ लें। तो और ये, उसमें टैक्स कितना कटता है बेसिकली? जी। हाँ, तो टैक्स जो है, टैक्स के मतलब टेक अवे आपकी मंथली इनकम अप्रोक्सीमेटली एक बंदे की जो 85,000 वाली ले लेते हैं, 90,000 ले लेते हैं, वो घर कितने लेके आ रहे हैं टैक्स कटने के बाद हाँ, मंथली बेसिस पे? मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को 2 मिनट दे दीजिए बस। जी जी। हाँ, तो $85,000 जो कमा रहा है, उसका मंथली जो है टेक होम होगा, मंथली होगा अबाउट $5,400 होगा, उसका मंथली हाथ में आ रहा है सही आफ्टर है। टैक्स। समझ आफ्टर गया। टैक्स वो हाथ में आफ्टर टैक्स। मंथली टैक्सेबल, उसमें से टैक्स कट रहा है $1,600 मंथली, हम्म। ठीक है। हम्म। तो आप वो लगा लीजिए। और यहाँ पे ना मतलब अगर स्टूडेंट्स हैं या जिनकी पीआर नहीं लगी है, जिनकी परमानेंट रेसिडेंसी नहीं लगी है, उनके लिए क्या होता है कि उनका एक बेनिफिट होता है, ठीक है, कि उनके लिए मेडिकेयर का फीस नहीं लगता है। यहाँ पे जैसे ही पीआर लग जाती अच्छा है, अच्छा अच्छा। तो ऑस्ट्रेलियन मेडिकेयर हम्म। होता है, वो स्ट्रेट अवे टैक्स जब आप हम्म। भरते हैं तो 2% ऑफ योर टैक्सेबल इनकम काट लेता है, ठीक है। अच्छा। सही तो है। इतना लगता ही लगता है। देन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि कैसे टैक्सेबल इनकम कम करना है और ये सब। तो वो एक बहुत ही डिटेल्ड रैबिट होल है, जहाँ पे आप घुसते चले जाते हैं कि मेरे को मैं समझ गया। ये इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, इसको कैसे कम करना है, तो ये करना है, वो करना है टाइप्स, तो वो वाला सीन हो जाता है। बट आप मान लीजिए कि $85,000 जो कमा रहा है, वो उसका टेक होम जो है वो 5500 होगा, 54-5500 के आसपास होगा, एंड मंथली। तो वीकली
के हिसाब से आप देख लीजिए, उसमें हो जाएगा $1200, 1200 1300 तकरीबन। 1200 1300 हो जाएगा चलें वीकली। जी, मैं अपने वीवर से एक एनालाइज करता हूँ। सबसे पहले जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और पाउंड का डिफरेंस समझने की जरूरत है कि जैसे भी उज्जवल ने बताया कि 85,000 सैलरी का हम मान के चलते हैं, तो जो उसका इक्विवेलेंट बनता है ना यहाँ पर यूके में, वो बनता है तकरीबन 43,000 पाउंड्स। अब 43,000 पाउंड्स का मतलब ये है कि वो मतलब सेम अमाउंट बनती है जितना इन्होंने बताया $85,000 से तकरीबन, क्योंकि जो 1 पाउंड है वो 2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट है। अच्छा, अगर हम यूके की लाइफ को कंपेयर करें तो यूके में हम जिस घर में रह रहे हैं वो बिल्कुल 2 बेडरूम का घर है, और इसका जो रेंट है वो है 1600 पाउंड, 1600 पाउंड, जो कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन में कन्वर्ट करें तो 3200 पाउंड। यानी कि जो मेरी सैलरी आ रही है, अगर आप $3200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, यस 3200, और लंदन की बात मैं कर रहा हूँ। क्वाइट अ और मैं लॉट। अपने व्यूअर्स को पहले ही बताता रहा हूँ कि जो लंदन जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली महंगा सिटी है, और इस वीडियो की बेसिस पे आपको ये एनालाइज करने का बड़े आराम से मौका मिलेगा कि यूके बेहतर है, ऑस्ट्रेलिया बेहतर है, या कोई और कंट्री बेहतर है। तो आपको फिगर से काफ़ी ज़्यादा अंदाजा हो जाएगा। अब इसमें काउंसिल टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। हम यहाँ पे एज अ रेंट जब भी आते हैं यूके के अंदर तो हमें काउंसिल टैक्स ही पे करना होता है। अब जैसे हमारे घर का काउंसिल टैक्स 200 पाउंड है और वो हमने पे करना है, यानी कि वो उसने नहीं पे करना, जो हमारा लैंडलॉर्ड है वो हमने पे करना है। तो 1600 में 200 ये ऐड कर लें, और उसके बाद जो हमारा बिजली का बिल आता है, और यहाँ पानी का बिल भी हमने खुद देना है, बिजली का बिल भी खुद देना है, गैस का बिल भी खुद हमने देना है। तो 300 पाउंड्स आप समझ लें कि हमारे इसमें चले जाते हैं। तो अगर आप समझ लें कि भी हमने कुछ खाया पिया नहीं, कुछ हमने और खर्चा नहीं किया, ये हमारा परमानेंट फिक्स खर्चा है, ये बनता है तकरीबन, अगर आप इन तमाम कॉस्ट को ऐड करें, 2100 पाउंड बनता है। और अगर आप इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो 4200 पाउंड जो हैं वो आपके एक्सपेंसेस में ही चले गए। और मैंने इनकम की बात कही, जो मेरी टैक्स, यस, मेरी जो टैक्स कटने के बाद इनकम आती है, लेट्स से कि मेरी 85,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इनकम है, या 42,000 के करीब अगर लेट्स से मैं मान लेता हूँ यूके के अंदर, तो अगर आप उसको टैक्स के बाद, क्योंकि यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस भी आपकी कट रही होती है जिसमें आपकी पेंशन का मैकेनिज्म भी है, और ऑब्वियसली कुछ थोड़े बहुत बेनिफिट मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद, वो आपकी सैलरी से कट जाता है, टैक्स आपकी वो सैलरी से यहाँ पे कट भी है जाता है। तो हमारे। तो वो कटने के बाद जो मेरी टेक अवे सैलरी बनती है ना, वो यहाँ के हिसाब से वो बनती है 2400 पाउंड्स, जो कि 4800 जो डॉलर समझ लें ऑस्ट्रेलिया के। तो अगर 4800 डॉलर मैं यूके में कमा रहा हूँ तो मेरी 4200 जो है ना वो तो बिलिंग में, और क्या कहते हैं घर की यूटिलिटीज़ के अंदर और घर के रेंट में चले गए। और यहाँ पे जो ग्रॉसरी का जो मिनिमम बजट है, जो यूके के अंदर हम 2 लोग रहते हैं, मेरा बेटा भी है साथ, तो तकरीबन 400 से 500 पाउंड के दरमियान आपकी मंथली ग्रॉसरी होती है, जो कि आप समझ लें कि 1000 ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो डॉलर बनते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने कंपैरिजन है कि जो यूके है ये बहुत एक्सपेंसिव है, और मैं लंदन की बात कर रहा हूँ। इवन अगर आप लंदन से थोड़ा सा वे चले जाएंगे तो सैलरीज कम हो जाएंगी, और आपका जो ऑब्वियसली लाइफ स्टाइल है यूके में काफ़ी ज़्यादा टफ है। अब जो मुझे समझ में आई बात यहाँ पे इस डाटा को एनालाइज करने के बाद, वो ये है कि अगर एज अ स्टूडेंट या आप यूके में सेटल होने के लिए आ रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखिएगा कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो यूके में कंपैरेटिवली, अगर हम सिडनी को मान लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का वो भी काफ़ी बड़ा सिटी है, यूके के अंदर लंदन के अंदर अपना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हैं तो आपके पार्टनर को भी काम करना पड़ेगा, दबा कर आपको भी काम करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको सैलरी बताई है ये तकरीबन एवरेज सैलरी है। यहाँ भी रेंज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो टीचर्स हैं या जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं उनकी जो सैलरीज हैं वो 40,000 के करीब या 41,000 के करीब होती हैं। तो बेसिकली इतना मेहनत करने के बाद आप हैंड टू माउथ ही होते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा कुछ सेव कर पाएँ, जो आपने बेसिकली कमाया वो सारे का सारा कहीं ना कहीं जो है ना वो लग जाता है। और आई थिंक ये व्यूवर्स को अच्छा एक आइडिया हो गया होगा कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका डिफरेंस एक मोटा मोटा आइडिया हो गया। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा सिटी है, आप ब्रिस्बेन में चले जाएँ, आप सिडनी में चले जाएँ, मेलबर्न में चले जाएँ, किसी और जगह पे चले जाएँ, ऑब्वियसली थोड़े बहुत डिफरेंसेस होंगे, लेकिन जनरल आइडिया जो है ना वो आपके सामने है। और यहाँ पे घर भी बहुत पुराने हैं यूके के अंदर। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, कुछ घर ऐसे हैं जो कि 2-2 साल पुराने बने हुए हैं। ऑब्वियसली जब 2-2 साल पुराने घर बने हैं तो उसके अंदर जो कबर्ड्स हैं या उसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो भी बहुत पुरानी बनी हुई हैं, या तो सिरे से नहीं है। तो जो लाइफ स्टाइल है यूके का वो काफ़ी बैकग्राउंड, मतलब वो काफ़ी समझ लें वही फ़र्क आ जाता है जो कि एक गाँव में और एक शहर का फ़र्क है। जो लोग भी यूके में रहते हैं वो कहते हैं, वो जब किसी दूसरी जगह पे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल एक गांव में रह रहे हैं यूके के अंदर, क्योंकि जो यहाँ पे लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी छोटे छोटे घर हैं, कंजस्टेड है, बहुत पुराना बना हुआ है,
आई थिंक उज्जवल आप आपके भी शायद कई लोग यूके में जानने वाले होंगे, वो क्या कहते हैं यूके के बारे में, मतलब यूके तो अगर कोई जानने एक्सपेंसिव वाला है आपके। है। यूके एक्सपेंसिव है। मेरे एक्चुअली दोस्त आ गए थे वापस। वो लंदन में थे, काम कर रहे थे, बट फिर वो वापस आ गए, इंडिया आ गए वापस। यूके में एवरेज मतलब खर्चे तो बहुत है, मैंने सुन लिया आपसे कि वहाँ पे एवरेज खर्चे बहुत है, बट वहाँ पे एवरेज इनकम कितनी है? कम है, जैसे मैं आपको बताऊं ना, जो 42,000 पाउंड्स है ना, ये समझे एवरेज इनकम है यहाँ पे, बल्कि ये इसको समझा जाता है कि ये टॉप। हाँ मतलब ये समझ ले, और उसके बाद जैसे ही आप 50,000 पाउंड क्रॉस करते हैं तो आपका टैक्स भी 40% पे चला जाता है। तो मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो 48,000 47,000 के करीब कमा रहे होते हैं। इनके खर्चे आपके उस हिसाब से बहुत ज्यादा हैं। यहाँ काउंसिल टैक्स आपको देना पड़ता है, रेंट प्रॉपर्टी इटसेल्फ बहुत महंगी। और अभी मैं अपनी जॉब से समझ लें 1 आवर के डिस्टेंस पे रहता हूँ, मुझे 1 घंटा दूर ट्रैवल करके जाना पड़ता है, ट्यूब लेनी पड़ती है, और उसके बाद मैं वापस आता हूँ शाम के अंदर। तो बेसिकली जो व्यूवर्स हैं उनको ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया जाने की अपॉर्चुनिटी है और अगर आपके पास यूके जाने की अपॉर्चुनिटी है, तो आपको एक आइडिया, क्लियर पिक्चर आपके सामने होगी कि ऑस्ट्रेलिया मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। वो आप वहाँ पर अपनी लाइफ स्टाइल को ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं कम्पेयर टू द यूके। मैं इधर आपके व्यूअर्स को कुछ टिप्स और देना चाहूँगा, ठीक है? कि नंबर वन इज कि आप जो भी, अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं बाहर, एंड ऑस्ट्रेलिया हो या कहीं भी हो, आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आप मेक श्योर करें, एटलीस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया मेक श्योर करें जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उससे जो डिग्री आएगी, वेदर और नॉट दैट इज एलिजिबल फॉर योर ऑस्ट्रेलियन पीआर और नॉट, ठीक है? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पीआर जो है एक सही। स्किल लिस्ट पे चलता है। तो वो स्किल लिस्ट पे वो डिग्री गिर भी रही है या नहीं गिर रही है, क्योंकि हर डिग्री के बेसिस पे एक प्रोफेशन अलॉट होता है, राइट? तो जैसे डेटा साइंस, मास्टर्स ऑफ डेटा साइंस मैंने करा, तो उसका रिस्पेक्टिव प्रोफेशन हुआ डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट जो है वो नहीं था एसओएल लिस्ट में, जो हमारा स्किल्स लिस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो उस हिसाब से तो मैं एलिजिबल ही नहीं होता। बट मैंने अपने बैचलर्स कर रखी थी कंप्यूटर साइंस में, एंड कंप्यूटर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो उस बेसिस पे फिर वो मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। तो मेरा जो पूरा मास्टर्स करा था मैंने, वो एक तरह से वेस्ट हो गया। मतलब नॉलेज के लिए ठीक था, बट यहाँ पे रहने के लिए और काम करने के लिए, परमानेंट रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल होने के लिए वो वेस्ट हो गया। और ये चीज एजेंट्स जिनके थ्रू आप आते हैं वो नहीं बताते हैं, वो आपको यहाँ पे आके ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। सेकेंड चीज मैं ये बोलूंगा कि ये तो आप रिसर्च करिए करिए। सेकेंडली, आप जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, उस प्रोफेशन की अर्निंग पोटेंशियल देख लीजिए कि अभी जैसे आप जॉब साइट्स पे चले गए, लिंक्डइन हो गया, सीक हो गया, या फिर ग्लासडोर हो गया, वहां पे जाके आप उस कंट्री में उस प्रोफेशन का आप इनकम का रेंज आप देख लीजिए कि आपको आपका कितना अर्निंग पोटेंशियल है, और वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना हो रहा है, कौन सी सिटी में कितना है, क्योंकि सिटी वाइज भी फर्क पड़ता है। तो a software engineer in Melbourne might have a different earning potential and a software engineer in Sydney might have a different earning potential. तो आप कहाँ पे आप जाके आप यस। बेस्ड आउट होने वाले हैं, हाथ में कितना बचेगा, तो ये कैलकुलेशन मुश्किल होती है कि कितना हाथ में बचेगा और ये सारी चीजें। बट एक अंदाजा आपको पता होना चाहिए कि आप आ रहे हो, ब्लाइंड होके मत आइए। बहुत लोग यहाँ पे आते हैं ब्लाइंडली होके आते हैं, बिना किसी सेविंग्स के होके आते हैं, बिना प्रिपेयर्ड होके आते हैं, एंड फिर यहाँ पे आके बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, एंड देन यू नो हमें ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर कोई आ रहा है स्पेशली मास्टर्स करने के लिए, किसी भी कंट्री से आ रहा है, तो बेशक अपने कंट्री में 2 साल ज्यादा काम कर लीजिए। आई वुड से 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस ले लीजिए अपने अपने बेस कंट्री में, थोड़े सेविंग्स कर लीजिए, ताकि उन सेविंग्स को यूज करके अगर आप 6 महीने 7 महीने अगर आप काम ना भी करें, तो उन सेविंग्स को यूज करके आप गुजारा कर सकते हैं। ये मान के चलिए कि प्राइमरी कॉज आपका आना पढ़ाई है, तो पढ़ाई हैम्पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कि काफी लोग करते हैं कि ऐसा मतलब, ही है। हाँ, काम के चक्कर में फिर पढ़ाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, फिर उसमें ग्रेड्स नहीं आते, वहां पे बैक लग जाती है लोगों की, बच्चों की। एंड बैक्स यहाँ पे जो है पूरा कोर्स का फीस एक, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फीस पूरा देना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मोनाश में अगर किसी की बैक लगी है, तो $5,000 उसको फिर से देना पड़ेगा पर पर कोर्स। तो दैट समझ बिकम गया। वेरी वेरी हैवी एंड वेरी टैक्सिंग ऑल्सो। तो ये सारी चीजें बहुत ही, बिल्कुल ऐसे ही है कि हाँ, सोच समझ के एंड कैलकुलेट करके फिर आना चाहिए। एंड
प्रोफेशन देख के आइए। अगर आपका मन है किसी एक चीज में आने का और आपको पता है कि आप इवेंचुअली यू वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया एंड सेटल इन वाइल डूइंग दैट प्रोफेशन, तो ब्लाइंडली मत आइए, आप रिसर्च करिए कि उस प्रोफेशन में आप देखिए कि लोग कितना कमा रहे हैं वहां पे। अगर वो जनरल जो आबादी है वो उस प्रोफेशन में कमाई ही 65,000 रही है, आप खुद क्या खाएंगे, अपने वाइफ को क्या खिलाएंगे, है ना? तो बिल्कुल वहां ऐसे पे ही है। कैसे सर्वाइव बिल्कुल ऐसे ही करेंगे? है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि मतलब आप अपने परिवार के साथ आ रहे हैं और फिर मतलब एक ही रूम में सब लोग मिलके रह रहे हैं और उनके साथ मतलब बिल्कुल ऐसे ही है। तीन चार और परिवार एक ही घर में रह रहे हैं, तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है। ऐसे ही है यहाँ पे, तो यूके में तो ऐसे ही है। मैंने देखा है ये लोग बिल्कुल ऐसे ही रह रहे हैं कि एक दो बेडरूम का घर है, एक बेडरूम में एक हस्बैंड वाइफ के पास है, दूसरा दूसरे के पास है, क्योंकि इतना महंगा रेंट है कि कई लोग अफोर्ड भी नहीं कर पाते। और अगेन जैसे उज्जवल ने ये बात बताई कि अपने मुल्क के अंदर 2-3 साल लगा के जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आई थिंक उसका लॉन्ग रन में आपको नुकसान होगा, आप अपने आप को भी ख्वार करवाएंगे और बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना। क्योंकि इन मुल्कों में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। शुरू में तो आपकी सर्वाइवल की जंग चल रही होती है, इतना अर्सा आपको सर्वाइव करने में लगता है। तो अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके आएँ। कंपैरिजन तो आपके सामने है कि यूके में और ऑस्ट्रेलिया में लाइफ किस तरीके से है और किस तरीके से आप यूके में आ सकते हैं। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में बताया था, यूके में मैं एज अ टीचर मैंने पीजीसी कोर्स किया पहले, और वो कोर्स जो है वो बेसिकली मेन रिक्वायरमेंट है यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन की। अगर मैं ये कोर्स ना करता, मैं किसी भी XYZ डिग्री करने के लिए आ जाता, तो मैं भी इस टाइम पे धक्के खा रहा होता यूके के अंदर, क्योंकि आपको पहले ये रिसर्च करनी होती है कि आपको कौन सी फील्ड में जॉब करनी है और उसकी रेलिवेंट डिग्री क्या है। यहाँ पे लोग आते हैं जी हमने MBA करने आना है, हमने मास्टर्स करने आना है किसी भी XYZ फील्ड में, ये पता नहीं होता कि उसकी डिमांड है यहाँ पर या नहीं। बाद में आपके लोग कहते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही। तो जॉब कैसे मिलेगी जब आप अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके नहीं आए। अपना होमवर्क जो है उसको कंप्लीट करके आए, और वो बहुत ज़रूरी है। उज्जवल कुछ और कहना चाहेंगे? आई थिंक इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर कोई और आपने कोई चीज़ कहनी है तो आई थिंक वो इसका वीडियो नहीं, को वाइंड अप करते हैं। आई थिंक मैंने काफी कुछ कह दिया है एंड थैंक यू वेरी मच आमिर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपके व्यूअर्स तक हमारी बात पहुंचे एंड जो गलतियां हमने करी है अपने लाइफ में हमारे व्यूअर्स सेम गलतियां ना दोहराएं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि लोग थोड़ा बेटर जिए एंड जी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन, राइट? बिल- बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सो मच उज्जवल फॉर कमिंग टू माय चैनल। और बेसिकली हम किसी को यहाँ डिस्करेज नहीं कर रहे, जो भी लोग आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ। मैंने ये जो कंपैरिजन किया है ताकि आप लोगों को पता हो रियलिटीज़ का कि रियलिटीज़ क्या हैं। जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि हम यूके आ जाएंगे तो हमारी लाइफ अचानक ही बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगी या ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है एक राइट डायरेक्शन में, राइट आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, राइट फील्ड में रहकर आपको काम करना होता है, फिर जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो इस डिस्कशन में आपको आइडिया हो ही गया होगा कि लाइफ इन यूके और लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया कैसी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है उज्जवल से या मुझसे, तो ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस उज्जवल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एज वेल एंड गिविंग मी टाइम। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।